वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसपे कि हर एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और वो है हमारा क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स बिल्कुल उसी तरह केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है जिस तरह आपके लिए आपका आधार कार्ड नंबर इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपका आधार कार्ड नंबर हर इंफॉर्मेशन रखता है आपके बारे में कि आपका क्या एड्रेस है, आप कहाँ रहते हो, उसी तरह हमारा क्वांटम नंबर भी किसकी इंफॉर्मेशन रखता है? इलेक्ट्रॉन्स की। हमारी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी बॉन्डिंग होती है, जितना भी लेन देन होता है, सारी केमिस्ट्री में कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन रखना बहुत ही जरूरी है। और जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ पे है? अगर हमारे पास, आपको पता है, ये अगर किसी एटम का स्ट्रक्चर है और एटम में क्या होता है, ये न्यूक्लियस है और ये सारे इसके अराउंड क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है किस शेल में है? अगर ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड तो कहाँ पे इनकी लोकेशन है, इनका क्या एड्रेस है, ये अगर ये वहां पे हैं तो किस एनर्जी से रह रहे हैं, और अगर ये किसी शेल में है उस सब शेल की, उस शेल की क्या शेप है, और फिर उसके बाद अगर ये वहां पे हैं तो इनकी ओरिएंटेशन क्या है, क्या ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ओरिएंट या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इतने सारी क्वेरीज, इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है हमें देते हैं 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। 4 हमारे पास हैं क्वांटम नंबर्स जो हमारी ये सारी जो है दुविधा, जो सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो क्लियर कर देंगे। और वो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास क्वांटम नंबर्स जो हैं, आप चाहो तो साथ साथ में ये जो है चार्ट बना सकते हो। है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिस तरह सारे स्कूल का ध्यान सारा देखना है कि स्कूल ढंग से चल रहा है कि नहीं, वो किसकी जिम्मेवारी होती है? प्रिंसिपल की। तो इसी तरह हमारे पास जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल एन। इसने आगे जो है कितने ऑर्बिटल्स होंगे, जिस शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके कितने सब शेल्स होंगे, सारी क्या एनर्जी होगी, क्या सब कुछ होगा, वो सारा इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू पे ही आगे जो जितने क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। तो इसलिए ये सबसे प्रिंसिपल है, ये सबसे ऊपर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और क्या क्या कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। और उसके बाद इसका और भी नाम है भाई सब्सिडरी क्वांटम नंबर। सब्सिडरी क्वांटम नंबर। यही नहीं, इसका नाम है सेकेंडरी क्वांटम नंबर। तो सारे याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। कह सकते हैं आपको सब्सिडरी क्वांटम नंबर निकालिए, तो वो यही होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। फिर इसके बाद आता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लिखते हैं स्मॉल एम से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लिखते हैं किसके साथ? स्मॉल एस के साथ। दैट इज अ स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलिए एक एक करके सारों को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे हमारा मेन वाला जो क्वांटम नंबर है जिससे सारी जो है वैल्यूज जो है आगे रिलेटेड है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसकी इंफॉर्मेशन देगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें देगा इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन शेल, कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है पहले, ठीक है, जैसे सपोज कर लो आपका घर है किस लोकेलिटी में है, पहले ये तो पता चल जाए कि घर किस लोकेलिटी में है, फिर जाके हम देखेंगे कि आपका घर पड़ता किधर है। तो फिर इसी तरह हमारे पास अगर ये न्यूक्लियस है, ये हमारे शेल्स हैं, तो हमारे बोहर ने बताया था कि n की वैल्यू यहाँ से 1 है, फिर 2 है, n की वैल्यू 3 है, 4 है। जिस तरह शेल आगे बढ़ते जाएंगे n की वैल्यू जो है इंटीग्रल वैल्यू वो आप लिखते जाओगे 1 2 3 4, जिसको आप K L M N O एंड सो ऑन आगे लिखते जाते हो। तो उसी तरह हम पता करते हैं n की वैल्यू। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2p तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन हमारा ये है n वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से शेल में है? ये सेकंड शेल, यहां पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसी तरह अगर कहीं पे लिखा हुआ है 4s तो मतलब 4 वाला जो शेल है, मेन शेल जो है, उसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। सो ये हमें इसकी इंफॉर्मेशन देता है मेन शेल के बारे में। यही नहीं, ये हमें और क्या एक्सप्लेन करेगा? एक्सप्लेन अबाउट द मेन लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। एक्सप्लेन अबाउट द मेन लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। जो हमारे पास स्पेक्ट्रा होता है, स्पेक्ट्रा कैसे आता है हमने बताया हुआ आपको प्रीवियस जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियोस है कि अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है,
इसको दो जरा सी एनर्जी, ठीक है, एच न्यू मतलब लाइट की फॉर्म में दे दो, हीट की फॉर्म में दे दो, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी ग्राउंड स्टेट से चले जाते हैं अपनी एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती, तो ज्यादा स्टेबल ना होने की वजह से ये क्या करने की कोशिश करते हैं, ये वापस आने की कोशिश करते हैं अपनी ग्राउंड स्टेट में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो क्या करते हैं, ये अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। जब एनर्जी रिलीज करते हैं वो एनर्जी अपीयर होती है आपको इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रा, और स्पेक्ट्रा जब आता है दैट इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। तो लाइंस की फॉर्म में हमारे पास स्पेक्ट्रा आता है, लाइन स्पेक्ट्रम जैसे होता है, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन हुई है वो एन के किस लेवल से किस लेवल में हुई है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आता है, स्पेक्ट्रा। तो इस तरह हमारे पास जो ये क्वांटम नंबर है हमें ये भी एक्सप्लेन करेगा अबाउट द स्पेक्ट्रल लाइंस। यही नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बता देगा हमारी एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रॉन की, कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कितनी एनर्जी है। तो याद होगा बोहर ने हमें एनर्जी फॉर्मूला दिया था कि अगर आपके पास n की वैल्यू अवेलेबल है सो यू कैन फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, जिनके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, या फिर जिनके पास जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम पॉजिटिव है, लिथियम 2 पॉजिटिव है, जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इसका मतलब n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। यही नहीं, ये भी बता देगा कि कितने मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉन उस शेल में आ सकते हैं, प्रिंसिपल शेल में आ सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 2n रेज टू पावर 2। ओके, तो n की वैल्यू फिल करी जाओ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उस शेल में, वो इंफॉर्मेशन भी हमें ये प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये हमें इंफॉर्मेशन देगा सब शेल्स के बारे में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो था उसने हमें मेन शेल के बारे में बता दिया था। अब हमारा जो एल वैल्यू है, जो हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, वो कहता कि अगर हमारे पास एन जो है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज होती हैं KLMN शेल, तो इसके अंदर कुछ सब शेल्स भी होते हैं। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, लाइमन बाल्मर सीरीज में भी ऐसा आपने देखा होगा कि हमारे पास जो है सिंगल लाइन स्पेक्ट्रा आने के अलावा हमारे पास कुछ ऐसे एडिशनल लाइंस आती हैं। तो ये एडिशनल लाइंस क्यों आती हैं, ये एडिशनल जो लाइंस हैं ये यही बताती हैं कि हर जो मेन शेल है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे या एक या दो से ज्यादा क्या हो सकते हैं, सब शेल्स हो सकते हैं। अब ये जो सब शेल्स है सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर देता, इसके अलावा हमारा जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये बताता है हमें रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द डिफरेंट सब शेल्स, कि अगर सब शेल्स के बारे में पता चल गया तो उनकी एनर्जीज को भी आप कंपेयर कर सकते हो। फिर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जिस सब शेल्स में पड़ा हुआ है उस सब शेल की शेप के बारे में भी हमें ये बताएगा, शेप ऑफ सब शेल्स। इसके अलावा हमें ये बताएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम MVR, कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में पड़ा हुआ है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देगा, वन क्वांटम नंबर, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वांटम नंबर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम एल वैल्यू, हम सब शेल कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारी एन वैल्यूज। तो एन वैल्यूज हमने लिखनी शुरू की थी, हमारे शेल्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो फिलहाल के लिए हम 6 तक ही लिख लेते हैं, आपकी मर्जी, आप आगे तक भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद निकालनी है हमें एल वैल्यूज। तो एल वैल्यू निकालने का हमारे पास होता है एक फॉर्मूला। तो चलिए पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। तो वो फॉर्मूला है 0 to n-1। तो 0 to n-1 आपने फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको पता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में पड़ा हुआ है तो इजिली आप वहां से एल वैल्यूज निकाल सकते हो, आप उसके सब शेल्स निकाल सकते हो। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, देखिए अगर आप 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 रहेगा, 0 to 0 इज 0। देन सिमिलरली 2 - 1 क्या हो जाएगा, 0 1। ठीक है, 2 में से 1 गया तो क्या आएगा, 1। तो वहां फिल करी जाइए। सिमिलरली अगर 3 फिल करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू 0 1 2। 4 फिल करोगे 0 1 2 3। इसी तरह अगर आप 5 पुट करोगे 0 1 2 3 4। देन अगर आप पुट करोगे 6 यू विल गेट 0 1 2 3
4 एंड 5। अगर नहीं याद रहती है एल की वैल्यू, नहीं इतना टाइम है, आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्या करोगे सीधा, ये देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 ही वैल्यूज होंगी 0 1। अगर 3 है तो 3 ही वैल्यूज होंगी एल की 0 1 2। 4 है तो 4 ही वैल्यूज होंगी 0 1 2 3 4। क्लियर। तो अब इसके बाद आता है, अगर आपको एल की वैल्यू पता चल गई है सो हम करेंगे डेजिग्नेशन, उस शेल को नामकरण करेंगे, उसका डेजिग्नेशन ऑफ सब शेल। तो उसका नामकरण हमने कैसे करना है कि अगर आपके पास सिर्फ आपने लास्ट वाली आपने सिर्फ वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो अगर आपके पास सपोज कर लो यहाँ पे है 0, तो डेजिग्नेशन हम करते हैं एस। उस सब शेल को क्या नाम दोगे, एस। अगर आपके पास एल वैल्यू है 1, यानी कि लास्ट वाली वैल्यूज ही ये वाली देखनी है आपने, ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड 5। अगर आपके पास वैल्यू है 1 तो डेजिग्नेशन क्या दोगे आप उसको, तो इसका मतलब उस सब शेल को नाम है आपके पास P। तो अगर 2 है एल वैल्यू देन इट इज D। और मेरे साथ फिर बोलिए 3 है तो F। उसके बाद अगर 4 है तो G। अगर 5 है तो इसका मतलब वो कौन सा सब शेल होगा, H। तो याद रखिएगा ये है हमारे पास डेजिग्नेशन ऑफ सब शेल्स। क्लियर। तो आपको बाद में आप लास्ट में क्या करना है, कंपाइल करके सारा जो है वो चार्ट बना लेना, एक टेबल बना लेगा, तो आपको इजी मतलब याद हो जाएंगी ये चीजें। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। अगर आपने निकालना है इसका, मैं वो भी फॉर्मूला आपको साथ में बता देती हूँ। अगर आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना है इलेक्ट्रॉन का जो किसी सब शेल में पड़ा है, ठीक है, ऑर्बिटल में पड़ा, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, L+1 h/2π। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करके उसका एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो यू कैन डू इट L+1 h। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब चलते हैं हमारे थर्ड जो है क्वांटम नंबर, जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है हमारे पास, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है, अगर आपको पता हो कि जब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं तो इनके साथ क्या एसोसिएट होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी देयर इज ऑलवेज अ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद देम। तो इसका मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं उनके साथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट है। तो जब आप कभी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोगे, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन क्या है, जहां तो मतलब इसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या तो उसकी तरफ अलाइन हो जाएंगे या फिर उससे ऑपोजिट। तो मतलब अपनी एक अलग से ओरिएंटेशन शो करते हैं। ओरिएंट करना, दूसरे को देख के जो है अपने आप को ज्यादा मुंह घुमा लेंगे या उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन करता है और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही प्रोवाइड करता है अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन द सब शेल। क्लियर। तो अगर आपके पास जितने जो है ऑर्बिटल्स हैं उसके हिसाब से ही हमारे पास क्या होता है, ओरिएंटेशंस पॉसिबल होती हैं। तो चलिए हम निकालते हैं अब वैल्यू हमारे m की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो याद रखिएगा ये सारी वैल्यूज आपस में लिंक्ड हैं। अगर हमारे पास n वैल्यूज 1 2 3 हम कर चुके हैं, 1 2 3 4 5, और l वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल चुके हैं कि अगर हमारे पास 0 है 1 है, मैं सिर्फ लास्ट वाले ले रही हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने निकाली थी ना 0 0 1 0 2 0 1 2। एंड उसके अलावा आपके पास हमने इसका नामकरण भी तो किया था, डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन में हमने क्या किया था कि 0 है तो S है, अगर 1 है तो P है, 2 है SPD, देन F एंड G एंड H। ऐसा किया था कि नहीं अभी? तो ये देखिए यहाँ 5 था तो यहाँ 4 वैल्यू, और यहाँ पे F के बाद आ गया G। अगर 6 था तो यहाँ पे 5 था और यहाँ पे था H डेजिग्नेशन। तो इसका मतलब हमारे पास M वैल्यूज निकालोगे, उसका फॉर्मूला होता है -L से +L तक। ठीक है, तो यानी कि कितने जो है ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स होंगे पता तो तभी उसकी ओरिएंटेशन के बारे में आप पता कर सकते हो। अगर आपको ऑर्बिटल्स ही नहीं पता तो आप उसकी ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन की कैसे पता करोगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी यही देगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी हमें बताएगा। तो अगर हमारे पास S है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप निकालना चाहोगे तो निकालिए जरा -L to +L। तो हमारे पास आंसर क्या रहने वाला है, दैट इज 0। अगर 0 आप उसमें पुट करते हो, ठीक है, तो m की वैल्यू क्या रहेगी, 0। इसका मतलब ये हो गया, अगर 0 पहले लिख लेते हैं सारी वैल्यूज। अगर 1 है तो उसका मतलब l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 0 +1। उसी तरह अगर आप d की निकालोगे तो हमारे पास हो जाएगी -2 -1 0 +1
+2, और अगर आप इसकी निकालोगे F की -3 प्लस -2 -1 0 +1 +2 +3, क्लियर। और इसी तरह आप इनकी निकाल लोगे नेक्स्ट वाले जो हमारे पास ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे पता चलता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यहाँ पे लिख लो, ये चार्ट जो है एक टेबल जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वाला ये बना लो। अगर 0 है तो इसका मतलब है s सबशेल होता है, इसका सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, एक वैल्यू है, नंबर है 0, यानी कि एक ही ऑर्बिटल होगा। तभी तो हम ऐसे बनाते हैं, सिर्फ एक ही डिब्बा सा एक ऑर्बिटल बनाते हो। अगर 3 है, अगर पी और आपके पास है, अगर पी है तो इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे पी की कितनी वैल्यूज हैं 3, तो इसका मतलब इसके कितने ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास 3, और हम इसका मतलब इसके कितने डिब्बे बनाएंगे ये ऑर्बिटल्स, पता ना, ऐसे ही शो करते हो 1 2 3, क्लियर। तो अब डी के देखो, काउंट करो ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब इसके कितने ऑर्बिटल्स बनाओगे 5, तो इसलिए इसके आप ऐसे बनाते हो, ये देखो 1 2 3, और सब सेम ही बनाओगे, सेम मतलब जो इनका साइज वगैरह है सारा कुछ सेम बनाना है आपने। इस तरह अगर आप एफ की वैल्यूज काउंट करनी शुरू करोगे, सो हाउ मेनी वैल्यूज टोटल आर 7, तो इसके आपने 7 जो है ऐसे बॉक्सेस बना देने हैं, वो भी सेम 1 2 3 4 5 6, ओके 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्लियर। हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से नेम होते हैं ऑर्बिटल्स के। अब मैंने जैसे बताया था कि जो P है आपके पास, P की कितनी m वैल्यूज हैं 3, -1 0 एंड +1, और हमारी D की कितनी वैल्यूज थी हमारे पास -2 -1 0 +1 एंड +2, तो इसका मतलब P के कितनी आ गई टोटल 3, यहाँ पे हमारी पास आ गई 5, तो 3 ऑर्बिटल्स इसके पॉसिबल थे, और D के कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल थे 5। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, ये PX PY एंड PZ, और जो हमारे पास डी के ऑर्बिटल्स हैं वो है dxy dyz, देन वी हैव dzx एंड dx² y² एंड dz²। तो अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है लर्न करने में, तो ये क्या करोगे आप xyz लिख लो, और ये देखो dxy dyz dzx, फिर इनकी स्क्वेयरिंग कर दो, इनको मिला दो, फर्स्ट ऑर्बिटल, देन dx² y² एंड फिर आ गया dz², मतलब एक सीक्वेंस में ही है x y z। अब एक लेटेस्ट कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग आपको इनकी एम वैल्यूज पता होनी चाहिए, कि ये आप नोट कर लो प्लीज, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये शायद किसी ने बताया नहीं होगा। अभी लेटेस्ट के अकॉर्डिंग जो है, अगर आप ये एम वैल्यूज ऐसे लिखते हो ना -1 एंड +1, तो ये जो एम वैल्यू 0 है दैट इज फॉर योर PZ, ये याद रखिएगा। और फिर आपके पास जो PY है उसकी वैल्यू होती है -1, और ये होती है PX। मैंने देखा बच्चे जनरली क्या करते हैं कि ऐसे ही लिख लेते हैं PX PY PZ, नहीं, ये पहले चलता था, अभी जो लेटेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मतलब PX की, मतलब जब PX में है तो इलेक्ट्रॉन की जो है ओरिएंटेशन के हिसाब से ये जो है हमारे पास वैल्यूज आई हैं। फिर इसी तरह अगर आप D के ऑर्बिटल बनाते हो, हमारे पास आते हैं 5 ऑर्बिटल, तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ से वैल्यू लिखनी शुरू करूंगी 0 -1 -2, इधर आ गया +1 एंड +2, तो 0 वैल्यू जो है दैट इज फॉर dz², ठीक है। फिर +1 जो वैल्यू है दैट इज फॉर योर dxz, ये नोट कर लो। +2 वैल्यू जो है दैट इज फॉर योर dx² y², जो -2 वैल्यू है दैट इज फॉर योर dxy, एंड जो -1 वैल्यू है दैट इज फॉर योर dyz। ये जो है लेटेस्ट कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग जो है m वैल्यूज आपने कौन कौन से ऑर्बिटल को जो है देनी है, ये वो चीज है। फिर उसके बाद याद रखिएगा एक और वर्ड में यहाँ पे आपको बताऊंगी, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, कि जो आपके पास ये सारे ऑर्बिटल्स होते हैं ना डी के पी के, ये डीजेनरेट है। डीजेनरेट का मतलब है इक्वल एनर्जी। जब तक कोई आप बाहर से इसको हिलाओगे नहीं, इसको एनर्जी नहीं प्रोवाइड करोगे, आप इसको छेड़ोगे नहीं, कोई बाहर से फील्ड नहीं प्रोवाइड करोगे, मैग्नेटिक फील्ड, या कोई लाइगेंड नहीं आके एटम के साथ टकरा जाता, तो तब तक सब ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जीज क्या रहेंगी, डीजेनरेट, सेम रहेंगी। तो यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां भी आ सकता है, इस ऑर्बिटल में भी आ सकता है, इस ऑर्बिटल में भी आ सकता है, क्योंकि इस समय इनकी एनर्जी सेम है। until and unless some ligand approaches to your atom or you provide an external magnetic field, तभी इनकी स्प्लिटिंग होती है। क्लियर, आपने की होंगी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, जो लाइगेंड जैसी मेटल को अप्रोच करता है और उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है।
जो आप फर्दर उसमें भी स्टडी करते हो, जीमैन इफेक्ट में भी तो हम यही करते हैं कि स्प्लिटिंग होती है ऑर्बिटल्स की। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे क्वांटम नंबर से ही लिंक्ड है। तो हमारा ये क्वांटम नंबर यहीं पे फिनिश हो गया। अब लास्ट हमारा रह गया है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो लिख लो स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर कैसे हमने इसको डेजिग्नेट किया था, बाय द स्मॉल एस। तो स्पिन को क्या समझते हो, आपने लट्टू घुमाया होगा, लट्टू घुमाते थे ना, टॉप जिसको बोलते हो, ऐसे करके। तो जब आप इसको घुमाते हो तो क्या करते हो, कई बार आप इस साइड को घुमाने की कोशिश करते हो राइट, कई बार लेफ्ट को घुमाते हो, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, हमारा इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं तो उनकी भी स्पिन होती है, ठीक है। वो सिर्फ जो है एक हमारा ये जो एटम है, जैसे हमारी पृथ्वी की तरह हमारी जो है पृथ्वी, एटम का स्ट्रक्चर भी तो उसके ही प्लैनेट जैसे रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, ठीक है, उससे ही तो थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है हमारा जो ये एटम का स्ट्रक्चर है, कि जिस तरह प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, उसी तरह हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता रहता है ऑर्बिटल्स में, ठीक है। इन दीज कंसेंट्रिक्स जो हमारे पास ये सर्कल्स हैं। फिर हमारे पास जो है जिस तरह हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो सिर्फ सन के अराउंड नहीं घूमती, वो क्या करती है, अपने इर्द गिर्द भी तो चक्कर लगाती है, अपने इर्द गिर्द भी तो स्पिन उसकी है। जिस तरह पृथ्वी स्पिन कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स की भी क्या होती है, अपनी स्पिन होती है। ये अपने इर्द गिर्द भी घूमते हैं, सिर्फ इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द नहीं चक्कर लगाते, इनकी अपनी भी क्या होती है, स्पिन होती है। तो ये जो स्पिन है या तो क्या करेंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी तरह हमारे पास स्पिन आ गई, या तो क्लॉकवाइज होगी या फिर क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर तो इनकी स्पिन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसको हम बोलते हैं प्लस हाफ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसको बोलेंगे हम माइनस हाफ। अगर आपने इलेक्ट्रॉन फिलिंग की है पहले तो याद होगा, अगर आप ऐसे फिल करते हो दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर आप ऐसे फिल करते हो तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर आपके पास ये ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। वो ये किसने कहा था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने, कि मैक्सिमम जो है हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में, और वो भी ऑपोजिट स्पिन से, नहीं तो बनेगी नहीं, ठीक है, आपस में, नहीं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे। तो बहुत जरूरी है जब फिलिंग करते हो तो हमेशा पहले इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करते हैं हम, सिंगली फिल्ड, ऐसे। ये किसने कहा था सिंगली फिल्ड करना है सबको, ये कहा था हमारे हुंड्स रूल ने, कि पहले सिंगली फिल्ड करो फिर उसके बाद पेयरिंग शुरू करनी है। और पेयरिंग करते वक्त ध्यान रखना, एक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करोगे तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज में करोगे। अगर आपके पास एक ऑर्बिटल है उसमें एक अबव है एक बिलो है तो ये एक दूसरे की स्पिन को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। तो नेट इफेक्ट क्या होता है वहां पे, 0। तभी तो स्टेबिलिटी बनी रहती है एटम में, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़ा देख लेते हैं कि अगर एक दूसरी डायरेक्शन में घूम रहा तो मैं दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमूं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें और क्या इंफॉर्मेशन देगा, ये इंफॉर्मेशन देगा हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की जो है वो डिपेंड करती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे पास होते हैं पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। अगर तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये सपोज मैं कोई ऑर्बिटल बना देती हूँ, यहाँ पे पी ऑर्बिटल ही बना देती हूँ, यहाँ पे मेरे पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ठीक है, तो वो नेचर क्या होगी सब्सटेंस की, पैरामैग्नेटिक, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयरिंग में हैं, ठीक है, इस तरह से, तो दैट नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज डायामैग्नेटिक। तो वो फिर अपना जो है वो अलग से जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपना बिहेवियर शो करते हैं, इधर दे अलाइन टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड और इधर दे रिपेल द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपको पता होगा तो डायामैग्नेटिक जो है वो क्या करते हैं, दे ऑलवेज रिपेल द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, रिपेल करते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक जो है वो उसको बिहेवियर शो करते हैं, अलाइन करते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपको कैलकुलेट करनी है किसी भी जो है एटम आपको दिया है उसकी टोटल स्पिन कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू हाफ, जहां पे n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे सपोज आपको उसने दे दिया है कि d ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे फिलिंग कैसे करनी है, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग सिंगली फिल्ड करोगे, और हमारी स्पिन यहाँ से क्या आ जाएगी, हमारे पास कितने अनपेयर्ड हैं, 2 इंटू हाफ दैट इज 1। ये है हमारे पास टोटल स्पिन, यानी कि हमारे पास D2 की हमने स्पिन निकाली है दैट इज
1। ये मैंने आपको जो है स्पिन निकालनी, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले चैप्टर्स में फिजिकल में सारा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, एग्जाम्पल्स आपको करवा चुकी हूँ। तो अगर आपको ये देखना है सारा डिटेल में कि कैसे निकालते हैं एल वैल्यू, टोटल एस वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जे वैल्यू कैसे निकालते हो और कैसे लिखते हैं हम मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर्स हैं उनको, तो वो आप वो वाली वीडियोस भी आप देख सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपको निकालना है, वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। वर्ड्स को क्लियरली देख लीजिए, ये है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ये थी आपके पास टोटल स्पिन। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि टोटल स्पिन का क्या फॉर्मूला है और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला है। इसको आप डिनोट करते हो बाय म्यू एस एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट n+2 और इसका यूनिट क्या होता है bm, दैट इज BMW नहीं, ये है बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन n फिर से क्या आएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि जैसे अगर इसी की आपने स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकाली है तो फिल करिए यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2+2 अंडर रूट, तो ये हमारे पास आ गया 8। ओके, दिस इज 4, 2+2 4, 4 × 2 इज अंडर रूट 8 बोहर मैग्नेट्रॉन, दैट इज द वैल्यू ऑफ म्यू एस। तो ये ही क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये +2 में भी है आपको टॉपिक और BSCs में भी है। सो आई होप आपको सारे क्वांटम नंबर्स क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा एक कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने 4 क्वांटम नंबर्स किए हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, देन हमने किया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक हमने किया है लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर? और फिर हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर l है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m है, स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास स्मॉल s है। n की वैल्यू जो है वो 1 से शुरू हो जाती है, 1 2 3 4 6। l की वैल्यू किसके पे डिपेंड करती है? n की वैल्यू पे, और फॉर्मूला होता है 0 to n-1। और फिर m की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? l की वैल्यू में, ठीक है, उससे पीछे वाले पे। फिर इसकी वैल्यू कैसी होती है? -l to +l। और जो स्पिन है हमारे पास, इधर इट इज +½ और इधर इट इज -½ क्लॉकवाइज होती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और इसके जो आगे हमने किया है कि s अगर पूरी टोटल स्पिन निकालनी है तो फॉर्मूला है n/½ सो आई होप आपको ये सारे क्वांटम नंबर्स क्लियर होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू कमेंट एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।